आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के संबंध में। धारा 77 में यह बताया गया है कि वो कौन सी भूमियां हैं जिनमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो कमेंट किया करते हैं और फोन पे भी जानकारी लिया करते हैं कि जो खलिहान की भूमि है या सुरक्षित भूमि है, चारागाह की भूमि है, खाद के गड्ढे हैं, उनमें क्या भौमिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 77 कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये वो भूमियां हैं जिनमें किसी व्यक्ति को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अब धारा 77 की उपधारा यानी धारा 77 की उपधारा 1 के खंड का में बताया गया है खलिहान, खाद के गड्ढे, चारागाह सामान्यतः कब्रिस्तान या शमशान के लिए प्रयुक्त भूमि। तो साथियों इसमें पहले दिया गया है खलिहान। खलिहान का मतलब होता है गांव में खलिहान के लिए भूमि छोड़ी जाती है जिसपे किसान अपनी फसल को एकत्रित करके उसकी मड़ाई कटाई करते हैं, उसको खलिहान के रूप में प्रयोग लाते हैं और जो गांव के सभी व्यक्ति हैं जो किसान हैं जिनकी फसल तैयार होती है तो सभी को उस भूमि पर खलिहान लगाने का अधिकार होता है। ये भूमि खलिहान की किसी को व्यक्तिगत नहीं दी जा सकती है, ना उसका पट्टा किया जा सकता है और ना ही किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है। अब देखते हैं खाद के गड्ढे। खाद के गड्ढे वो भूमि होती है जिसमें गांव के किसानों को जो जानवरों से मलमूत्र एकत्रित होता है और जो कूड़ा कचरा होता है उसमें डालने के लिए सुरक्षित भूमि होती है और इसका उपयोग गांव के सभी लोग इस रूप में कर सकते हैं। यानी कि जैसे खाद के गड्ढे जिसे घूरा भी गांव में कहते हैं, घूरा डाल सकते हैं, इसके लिए सुरक्षित होती है और इसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होते, भूमिधरी अधिकार किसी को नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं चारागाह। जो चारागाह की भूमि होती है गांव के मवेशी जो होते हैं उनको चरने के लिए होती है और उसी में वो लोग जो है जानवरों को चराते हैं, गांव के जो लोग होते हैं और उसमें बांधते भी हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं ताकि गांव के सभी जानवर उसमें चर सके। उसके बाद देखते हैं सामान्यतः कब्रिस्तान या शमशान के लिए प्रयुक्त भूमि। ये भूमि वो होती है जो गांव के व्यक्तियों के लिए छोड़ी जाती है। यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस भूमि पे उसका अंतिम संस्कार होता है। ये सार्वजनिक भूमि होती है, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं होती है, किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं होती है और ना इसमें किसी को भौमिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब देखते हैं धारा 77 की उपधारा 1 के खंड ख में भूमि जिस पर पानी हो जिसका उपयोग सिंघाड़ा व अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो। वे भूमि जिस पर पानी हो, जिस पर पानी भरा रहता है जैसे झील है और अन्य जो तराई के क्षेत्र है जिनमें पानी भरा रहता है और उसमें सिंघाड़े लगाए जा सकते हैं और अन्य फसलें भी उगाई जा सकती हैं, उपज लगाए जा सकते हैं जैसे कि कमल गट्टा है या अनार के पेड़ हैं। इस प्रकार के जो उपज उगाई जा सकती हैं उस पे भूमिधरी अधिकार किसी को नहीं दिए जा सकते हैं। अब देखते हैं खंड ग में भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा कदा खेती के लिए किया जाता हो। वो भूमि जो नदी के तल में स्थित है। नदी के तल का मतलब होता है वो भूमि जो नदी के दोनों किनारों के बीच में स्थित हो, वो भूमि होती है और इसको ज्यादा कदा आकस्मिक उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि जब बाढ़ आती है तो नदी भर जाती है और उसका जो तल होता है पूरी तरह पानी से भरा हुआ होता है और जब नदी का पानी घट जाता है तो वहां पे भूमि खाली हो जाती है तो उसमें लोग खरबूजा और तरबूज की फसल उगाया करते हैं। तो जो इस प्रकार की भूमि है इसमें
भौमिक अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अन्य देखते हैं घा, स्थान परिवर्तन, अस्थायी खेती, ऐसी भूमि भाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ऐसे स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के लिए भूभाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, वो एक भूमियां हैं जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अस्थायी खेती के लिए सुनिश्चित करती है। ये भूमियां हैं जिन पर किसी व्यक्ति को भौमिक अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अब देखते हैं खंड अंगा, भूमि जिसे सरकार ने टोंगिया बागान के लिए आशायित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो। ये वे बागान होते हैं, ये भूमि होती है जिसे सरकार ने टोंगिया बागान का मतलब होता है कि जिसमें लोगों को दी जाती है और लोग उसको पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाने के बाद उसमें खेती भी करते हैं। जब तक पेड़ छोटे होते हैं तब तक उसमें कृषि कार्य होता है और जब पेड़ पूरी तरह विकसित हो जाते, बड़े हो जाते हैं तो खेती करना संभव नहीं होता है, तो खेती करना बंद कर दिया जाता है और ये बागान तैयार हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार की भूमि सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है, विनिर्दिष्ट की गई है, उसको उस पर यानी कि भौमिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अब देखते हैं नंबर 4, बाग भूमि धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी गई समझी गई हो। कहने का मतलब है जब जमींदारी विनाश अधिनियम हुआ, जमींदारी का विनाश हुआ, तब जो भूमियां जमींदारों के कब्जे में थी और बाग के रूप में थी, उनको किसी ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण को सौंप दी गई और वो उन्हीं के संरक्षण में अनुरक्षण में है। इस प्रकार की जो भूमियां हैं उन पे किसी को भौमिक अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो अब सब साथियों देखते हैं खंड 6, स्लेज फार्म या मलगत भूमि, सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी गई समझी जाए, सौंपी गई हो। कहने का मतलब है कि स्लेज फार्म का मतलब ये होता है कि वो भूमि जहां पे गांव के लोग या शहर के लोग कचरा एकत्रित कर इकट्ठा करते हैं, वो स्लेज भूमि कहलाती है। और मलगत भूमि वहीं पे जो कचरा है, गांव का कूड़ा कचरा है, शहर का कूड़ा कचरा है, वो लगाया जाता है। वो भूमि पर किसी भी व्यक्ति को भौमिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, किसी को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ये भूमि ऐसी होती है जो किसी ग्राम पंचायत या अन्य किसी प्राधिकारी को सौंपी गई होती है या सौंपी गई समझी जाती है। तो इस प्रकार की जो भूमि खंड 6 के अंतर्गत आती है, वो भूमि पर भौमिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, किसी को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अब देखते हैं खंड जा, भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धृत हो। वो भूमि जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए अर्जित की गई है, वो भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, किसी को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये सार्वजनिक भूमि रहेगी। खंड 6 में भूमि जिस पर पोखर, तालाब, झील या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो। कहने का मतलब है वो भूमि जो तालाब है, पोखर है, झील है या तटबंध या बांध है या भीटा है। तो साथियों यहाँ पे जो पोखर, तालाब, झील या तटबंध, बांध या भीटा भी इसी में शामिल किया गया है। जो कानून आपके तालाब पे, झील पे, तटबंध, बांध पे लगेंगे वही भीटा पर भी लगेगा। तो ये जो भूमियां हैं जो तालाब की, पोखर की, झील की या तटबंध, बांध या भीटा भाग हो, उस पे भौमिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। और खंड अन्य कोई भूमि जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। कहने का मतलब है
यदि राज्य सरकार किसी भूमि को इस निमित्त यानी सार्वजनिक प्रयोग के लिए छोड़ती है, रखती है, सुरक्षित करती है, ग्राम पंचायत या किसी प्राधिकारी को सौंपी गई समझी जाती है या सौंपी गई है, उस पर भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अब देखते हैं साथियों, स्पष्टीकरण खंड जा में पद सार्वजनिक प्रयोजन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। ये भूमियां भी सार्वजनिक प्रयोजन में सम्मिलित होंगे जो खंड जा में बताया गया है कि वो सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धृत हों। तो इसका मतलब ये है खंड जा से संबंधित ये भूमियां हैं। भूमि जो सैन्य शिविर के लिए पृथक रक्षित हों, वे भूमियां जो सैन्य शिविर यानी सैनिकों के शिविर लगाने के लिए सुरक्षित छोड़ी गई हैं, वो भूमियां इसमें भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और 2 में बताया गया है भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा से सम्मिलित हो, वे भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा से सम्मिलित हो। कहने का मतलब है कि जैसे कोई गाटा है वो नहर में शामिल है और उस गाटे का शेष भाग खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें भौमिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि रेलवे की कोई लाइन निकली हुई है, रेलवे की सीमा है और उस रेलवे लाइन की जो सीमा है उसके अंतर्गत कोई गाटा आता है और उसका शेष भाग खाली पड़ा हुआ है, तो जो शेष भाग खाली पड़ा हुआ है उसमें भौमिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। नंबर 3 देखते हैं, भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा या अपने प्रयोजनों के लिए अर्जित और धृत हो। भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजन के लिए अर्जित और धृत हो। कहने का मतलब है यदि कोई प्राधिकारी अपने प्रयोजन के लिए कोई जमीन छोड़ रखी है, सुरक्षित रखी है, तो उस पर भौमिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी कि किसी को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 4, भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 29 में विनिर्दिष्ट हो। कहने का मतलब है कि वे भूमि जो जोत चकबंदी अधिनियम की धारा यानी कि जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 29 में विनिर्दिष्ट हो, उस पर भौमिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अब देखते हैं नंबर 5, भूमि जो किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयोजन के लिए आरक्षित हो। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोग के प्रयोजन के लिए कोई भूमि आरक्षित हो, उस पर भौमिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि खेल का मैदान है या अन्य भूमियां हैं, तो जो सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई हैं उस पर भौमिक अधिकार किसी को नहीं दिए जाएंगे, व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं साथियों, उपधारा 2 लगाया 4 लोक उपयोगिता की भूमि, भूमि का श्रेणी परिवर्तन। धारा 77 1 वर्णित भूमि सरकार द्वारा खरीदी गई या अर्जित की गई या पुनर्ग्रहित की गई के मध्य चारों तरफ से घिरी हो या किनारे हो। कहने का मतलब है कि सरकार द्वारा लोक उपयोगिता के लिए कोई भूमि अर्जित की गई, खरीदी गई है या फिर पुनर्ग्रहित की गई है, इस प्रकार की भूमि के बीच में, मध्य में या किनारे धारा 77 की उपधारा के 1 के अंतर्गत जो भूमियां ये आती हैं, यदि इस प्रकार की भूमि बीच में, मध्य में, किनारे पड़ती है तो उसकी नवयत चेंज करने का अधिकार होता है। ये जो धारा 2 से लगाया 4 है, ये धारा 77 की परिधि में नहीं आती है, इसके स्वतंत्र प्रावधान हैं। ये कहने का मतलब लोक उपयोगिता की जो भूमि होती है सरकार द्वारा अर्जित की जाती है या क्रय की जाती है, यानी कि खरीदी जाती है या पुनर्ग्रहित की जाती है, उसके बीच में, मध्य में, किनारे यदि कोई भूमि, कहने का मतलब है धारा 77 के उपधारा 1 के अंतर्गत आने वाली भूमि है तो उसकी नवयत बदली जा सकती है। तो साथियों, आज हमने समझा, चर्चा किया
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के संबंध में। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के संबंध में पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं पे आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा पुनः निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।